तो पिछली बार हम लोगों ने यूनिकनेस थ्योरम की चर्चा की थी और हमने ये कहा था कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है, ऐसा वॉल्यूम है जिसमें चार्जेस नहीं हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज डेंसिटी हर जगह पे ज़ीरो है, तो उस रीजन में जो पोटेंशियल है जो इस डेल स्क्वायर v इक्वल टू ज़ीरो को सेटिस्फाई करेगा, उस रीजन के अंदर में इन पॉइंट्स के लिए डेल स्क्वायर v बराबर ज़ीरो होगा। और अगर इसके जो वॉल्यूम का जो सरफेस है, इस रीजन का जो सरफेस है जहाँ ये रीजन ख़त्म होता है, बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री के ऊपर अगर हमने हर पॉइंट के ऊपर ये नोन है, इज गिवन, ये फिक्स है, ये नहीं बदलना, हर इन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल जो है वो पता है, तो अंदर में एक ही फंक्शन ऐसा हो सकता है जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो ये हम यूनिकनेस थ्योरम इसको कहते हैं लैप्लास इक्वेशन के लिए, और उसको हमने उसका कैसे हम उसको जस्टिफाई करते हैं वो सब प्रूफ वगैरह किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और जो पॉइसन इक्वेशन है डेल स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी अब इस रीजन के अंदर में चार्जेस हैं, रो है, रो इज़ नॉट ज़ीरो, चार्ज डेंसिटी ज़ीरो नहीं है इस रीजन के अंदर में, कहीं कहीं चार्जेस हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो किस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं वहाँ पे कोई चार्ज डेंसिटी है, वो चार्ज डेंसिटी यहाँ है, और उस पॉइंट पर जो डेल स्क्वायर v है वो यहाँ है, और ये दोनों बराबर होंगे, ये हमारा पॉइसन इक्वेशन है। अब हम एक और यूनिकनेस थ्योरम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और वो ये है, इफ द चार्ज डेंसिटी रो ऑफ r इज गिवन, मतलब फिक्स्ड है, पता है, in a region and potential at all points of the surface of that region is known। एक तो चार्ज डेंसिटी अंदर की पता है और उसके बाद उस रीजन का जो सरफेस है, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के हर पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, एंड पोटेंशियल v at r is known at the boundary surface or surfaces, boundary of the region, वो एक सरफेस हो या कई सरफेस हो या कैसे भी हो। देन दो कंडीशंस हो गए, कि ये चार्ज कहाँ कहाँ पर है, कितना है वो पता है, और दूसरा कंडीशन कि इसके सरफेस पे, इसके बाउंड्री के ऊपर हर पॉइंट पर पोटेंशियल पता है। देन दिस VR इज यूनिक, एक ही फंक्शन हो सकता है, यूनिकली डिटरमाइंड। और प्रूफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने लैप्लास इक्वेशन से और यूनिकनेस थ्योरम एक निकाला था, वही प्रूफ है इस बार भी। अगर यूनिकली डिटरमाइंड नहीं है और एक से ज्यादा फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं, तो मान लीजिए ऐसे दो फंक्शंस हम पिक कर लेते हैं, लेट v1r एंड v2r be two possible functions, satisfying these कि डेल स्क्वायर ऑफ v1 करेंगे तो भी यही मिलेगा, डेल स्क्वायर ऑफ v2 करेंगे तो भी यही मिलेगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो फिक्स्ड है, वो तो दिया हुआ है। तो डेल स्क्वायर ऑफ v1 r एट ऑल पॉइंट्स इन द रीजन इज माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसके बाहर की हमारी कोई चर्चा नहीं है, इसके बाहर भी चार्जेस हो सकते हैं, उनके कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल हो सकता है, होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि इन्हीं चार्जेस के कारण से ये पोटेंशियल हम लिख रहे हैं, कहीं भी चार्जेस हों इस रीजन के अंदर में हमें रो पता है, बाहर का पता नहीं है, हो ना हो कैसा भी हो। तो v1 का जब हम डेल स्क्वायर करेंगे तो हमें इस रीजन के अंदर में ये मिलेगा, और इसी तरह v2 का अगर करेंगे डेल स्क्वायर ऑफ v2
तो वो भी हमें इतना ही मिलेगा। और इसलिए अगर हमने डेल स्क्वायर कर दिया किसका, V1 माइनस V2 का, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम फंक्शन है। तो अगर हमने घटा लिया तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जो V1 माइनस V2 है, इसको हम V3 बोलने वाले हैं, जैसा पहले किया था हमने। साथ ही इस V का वैल्यू बाउंड्री के ऊपर फिक्स्ड है, क्योंकि वो भी दिया हुआ है, वो भी पता है, जो बाउंड्री है वहाँ पर ये पता है, इसका वैल्यू पता है। तो इसलिए अगर हमने बाउंड्री पर देखा V3 एट बाउंड्री, और V3 किसको कह रहे हैं हम, V3 हम कह रहे हैं V1 माइनस V2 को, V1R माइनस V2R, ये है हमारा V3 एट पोजीशन R। तो इस V3 को बाउंड्री पर अगर देखें तो V1 को भी वही वैल्यू करना पड़ेगा बाउंड्री पे, क्योंकि बाउंड्री के वैल्यूज तो फिक्स्ड हैं, और V2 को भी वही वैल्यूज लेने पड़ेंगे बाउंड्री पे, और इसलिए V3 एट बाउंड्री विल बी 0। अब आगे V3 जो है वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखिए, डेल स्क्वायर ऑफ V3R इज 0। V1 माइनस V2 जो है वो V3 है, तो V3 जो है वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसका वैल्यू बाउंड्री के हर पॉइंट के ऊपर 0 है। तो फिर अंदर में चूंकि कोई मैक्सिमम नहीं हो सकता, कोई मिनिमम नहीं हो सकता, क्योंकि लैपलेस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये V3, और लैपलेस इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो केवल बाउंड्री के ऊपर ही अपना मैक्सिमम मिनिमम करते हैं, अंदर में मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता। और पूरी बाउंड्री पर 0 0 0 0 हर जगह है, तो अंदर में न कहीं वो पॉजिटिव हो सकता है, न कहीं वो नेगेटिव हो सकता है, अंदर के हर पॉइंट पे V3 को 0 होना पड़ेगा। तो हमने जो लैपलेस इक्वेशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, उससे ये पता चला कि V3R शुड बी 0 एट ऑल पॉइंट्स inside the region। और इसका मतलब है कि V1R इज सेम एज V2R, और हमारा काम हो गया। ये यूनिकनेस थ्योरम पॉसा इक्वेशन के लिए साबित हो गई। आप दो अलग अलग सोच करके भले ही चलिए, लेकिन अंत में वो दोनों एक ही निकल करके आने वाले हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कहीं अपने को पता है, और एक जो उसका सरफेस है बाउंड्री, उसके ऊपर पोटेंशियल्स पता है, तो केवल एक ही फंक्शन ऐसा हो सकता है जो उसके अंदर के पोटेंशियल को डिनोट करे। ये है यूनिकनेस थ्योरम फॉर पॉसा इक्वेशन। अब हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसको इनके आधार के ऊपर हम हल करेंगे। वो ये है कि एक कंडक्टर है किसी शेप का, और उस कंडक्टर को हमने कोई चार्ज Q दे रखा है, और बाहर में कंडक्टर के अंदर तो चार्ज होता ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज डेंसिटी नहीं होती है, लेकिन बाहर में चार्जेस हो सकते हैं। तो बाहर में कहीं भी कोई चार्जेस Q1 Q2 या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हो सकते हैं, कोई भी रो ऐसा हो सकता है बाहर में, लेकिन फिक्स्ड है, दिया हुआ है। तो अगर इसके ऊपर चार्ज हमने कितना दिया ये फिक्स्ड है, और बाहर में कहाँ कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये फिक्स्ड है, तो हम ये दिखाना चाहेंगे कि इस Q का जो बंटवारा होना है इस कंडक्टर के सरफेस पे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है, एक ही तरीका हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर इज यूनिक। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो भी ठीक, वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो भी ठीक। अंदर के हर पॉइंट पे हमें फील्ड 0 चाहिए, उसके लिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिकली डिटरमाइंड है। ये अभी हम इसमें से साबित करते हैं, पहले थोड़ी जगह बनाएंगे। तो हमने एक कंडक्टर किसी शेप का अज्यूम किया, उस कंडक्टर पे Q चार्ज दे दिया, बाहर में चार्जेस हैं उनको हमने कुछ चार्ज डेंसिटी लिख ली, और अब हम
अपना रीजन डिफाइन कर रहे हैं, ये कंडक्टर है, ध्यान रखिएगा। अब हम अपना रीजन डिफाइन कर रहे हैं एंड दैट इज आउटसाइड द कंडक्टर। ये रीजन है, कंडक्टर के बाहर का जो क्षेत्र है उसको हम अपना रीजन डिफाइन कर रहे हैं। इसकी बाउंड्री कहाँ है? तो एक तो यही बाउंड्री है, ये रीजन है, कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, ये रीजन कहाँ खत्म हो रहा है, इधर आए तो यहाँ खत्म हो रहा है, ये रीजन है इधर आए तो यहाँ खत्म हो रहा है, ये रीजन है इधर आए तो यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये उसकी एक बाउंड्री है। और दूसरी बाउंड्री इन्फिनिटी पर है, जो रीजन है इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, तो दूसरी बाउंड्री इन्फिनिटी पर है। तो इसका जो बाउंड्री है, दो बाउंड्री सरफेसेस हैं, एक तो हो गया सरफेस ऑफ द कंडक्टर और दूसरा हो गया सरफेस एट इन्फिनिटी। अब देखिए इस रीजन में चार्ज डेंसिटी मुझे दी हुई है, फिक्स्ड है। चार्ज डेंसिटी रो आर इस रीजन में हमें दे रखे, यहां चार्जेस हैं, वहां चार्जेस हैं, वहां चार्जेस हैं, या जीरो है, कहीं नहीं है, सिर्फ हमने कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दिया। रो इज जीरो एवरीवेयर, वो भी ठीक है। रो हमें पता है, बाहर का इस रीजन के अंदर क्या रो है वो हमें पता है, चाहे वो जीरो हो, नॉन जीरो हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस हो, यहां हो, वहां हो, कैसा भी हो। तो रो ऑफ आर इज नोन। और सरफेस पे, बाउंड्री सरफेस पे पोटेंशियल्स को देखें हम, तो एक सरफेस जो है ये इन्फिनिटी के ऊपर v एट इन्फिनिटी वो ज़ीरो है। जो भी चार्जेस हैं वो एक फाइनाइट रीजन के अंदर में है, तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल लेंगे हम हमेशा ज़ीरो लेते हैं, उसी से सारे हमारे इक्वेशंस बने हैं, वो ज़ीरो है। और दूसरा सरफेस कंडक्टर पर है, v एट कंडक्टर। तो चूंकि वो कंडक्टर है तो जो भी v हो, कम या ज़्यादा, फिक्स्ड है, समान है, एक बराबर है। इस सरफेस के हर पॉइंट पर एक ही जितना पोटेंशियल है, क्योंकि कंडक्टर है। कंडक्टर पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता, तो जो भी पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, वही पोटेंशियल यहाँ है, वही पोटेंशियल यहाँ है। पूरा कंडक्टर का सरफेस एक ही पोटेंशियल पर रहता है, कंडक्टर होने का मतलब है ये। और इस कारण से वो जो भी वैल्यू है उसका, वो अगर v नॉट लिखते हैं हम, तो v एट द कंडक्टर इज, कंडक्टर सरफेस या कंडक्टर एट द कंडक्टर इज v नॉट। हालांकि ये v नॉट मुझे पता नहीं है, v नॉट हो सकता है कि कुछ और हो, कुछ और हो, कुछ और हो, इस पर डिटरमाइन होगा वो, लेकिन जो भी है हर जगह पे फिक्स्ड है। और अब इसको अगर आप देखें और ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ यूनिकनेस थ्योरम का, उसको आप देखें तो हमारा v इसको सेटिस्फाई करता है। चार्ज डेंसिटी इस रीजन के अंदर में गिवन, यस। वी आर इज नोन एट द बाउंड्री, यस। तो ये जो पोटेंशियल है, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यूनिकली डिटरमाइन होने वाला है। और कैसा होने वाला है? अगर वो यूनिकली डिटरमाइन होने वाला है, वी आर इन द रीजन, और इन द रीजन मतलब आउटसाइड द कंडक्टर। हमारा रीजन क्या है? हमारा रीजन है आउटसाइड द कंडक्टर। इज यूनिकली डिटरमाइंड। एक ही प्रकार का वेरिएशन पॉसिबल है, एक ही फंक्शन पॉसिबल है, कोई दूसरा फंक्शन हो नहीं सकता है। वो क्या है क्या नहीं है वो इसके शेप पे डिपेंड करेगा, इस चार्ज पे डिपेंड करेगा, बाहर के क्या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक बार ये सब फिक्स्ड हो गए, शेप फिक्स हो गया, कितना चार्ज दिया वो फिक्स हो गया, बाहर में कहाँ चार्जेस रखे हैं वो फिक्स हो गया, तो फिर वो जो पोटेंशियल है वो यूनिकली डिटरमाइंड है। एक ही फंक्शन पॉसिबल है जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और अगर v यूनिकली डिफाइंड है सब जगह पर, हमें v ये है, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ वो फिक्स्ड है, तो उससे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें
which is minus gradient of V is also uniquely determined. वो भी यूनिकली डिटरमाइंड है, क्योंकि ये फंक्शन है, ये पता है, जो भी पता हमें है चाहे नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि हाँ ये एक फंक्शन है और यही एक फंक्शन है जो कि यहाँ का पोटेंशियल बन सकता है। तो जब वही एक पोटेंशियल है तो उसका जो ग्रेडियंट है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यहाँ रह सकता है। तो इस रीजन के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिकली डिटरमाइंड। अब आप सरफेस के जस्ट बाहर के पॉइंट्स के बारे में सोच लीजिए, इन पॉइंट्स पे सोच लीजिए। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिकली डिटरमाइंड है, और आपको पता है कि कंडक्टिंग सरफेस के ठीक बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और उसका जो वैल्यू होता है, जितना यहाँ सिग्मा है, यहाँ जितना सिग्मा है चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस सरफेस पर जितना सिग्मा है उसी से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये ई का वैल्यू होता है। ई का मैग्नीट्यूड इतना होता है। नेगेटिव चार्ज हो तो अंदर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज हो तो बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो सिग्मा है, दैट सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी इज एप्सिलॉन नॉट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिकली डिटरमाइंड है इसलिए ये चार्ज डेंसिटी भी यूनिकली डिटरमाइंड है। इस सरफेस के ऊपर यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है, यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है, जो भी सरफेस है इसका, उसके हर पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिकली डिटरमाइंड है। कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन यूनिक है। मतलब कोई जो भी उसका वेरिएशन है वो है, उसको फिर आप अदल बदल नहीं कर सकते हो। यहाँ अगर ज़्यादा होना है, यहाँ अगर कम होना है तो हाँ बस वही होना है। तो जो भी उसका वेरिएशन है इस सरफेस के ऊपर वो यूनिक है, फिक्स्ड है, एक ही है, दूसरा नहीं है उसका। दो तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसको अगर आप दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, एक बार चाहें कि अच्छा इधर थोड़ा ज़्यादा कर लें, उधर थोड़ा कम कर लें, एक बार चाहें कि इधर थोड़ा कम कर लें, उधर थोड़ा ज़्यादा कर लें, ये सब नहीं होने वाला है। अगर ये बाहर के चार्जेस फिक्स हो गए, अगर ये क्यू फिक्स हो गया, तो फिर उस क्यू का जो यहाँ बंटवारा है जो डिटरमाइन कर रहा है कि किस जगह पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी जा रही है, वो बंटवारा भी यूनिक होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों का उपयोग करते हुए, और प्रॉब्लम ये है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और वो कंडक्टिंग स्फीयर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो ए कंडक्टिंग स्फीयर is kept in an otherwise uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कह दीजिए E इक्वल टू ई नॉट के कैप, ऐसा। तो यानी एक जगह है जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर जगह समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप चाहें तो उसको एक सोच सकते हैं कि एक बड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक बड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसके ऊपर हमने चार्जेस दे रखे हैं, और उन चार्जेस के कारण से उनके प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। और वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो आपने चार्ज दिया है उससे वो डिटरमाइन होता है। उस प्लेट के ऊपर जितना चार्ज आपने दिया है, जितनी चार्ज डेंसिटी है, और इस प्लेट पे एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, वो चार्ज डेंसिटी डिटरमाइन करेगी कि ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेट्स के बीच में होगा। और उस प्लेट्स के बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया है कहीं पे। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर ना होता तो ये इसीलिए अदरवाइज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर ना होता तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता।
तो उससे जो ये चार्जेस हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये चार्जेस भी रिलेट हो जाएंगे। जो यहाँ चार्जेस हैं, जो चार्जेस ये फील्ड को पैदा कर रहे हैं, वो भी रिलेट हो जाएंगे। सो यू हैव सर्टेन चार्ज डेंसिटी, कुछ चार्ज डेंसिटी रो आर है, जो कि विच गिव्स दिस फील्ड, जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं E इक्वल टू ई नॉट के कैप, वो है। और उसमें ये अब हमने ला करके कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया। अब हमें पता करना है कि इस पर चार्जेस कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड के अपोजिट आएंगे, तो इधर कुछ नेगेटिव होना चाहिए, इधर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। तो पूरे सरफेस पे क्या चार्ज डेंसिटी अब अपीयर करेगी, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो देखिए, चूंकि ये कंडक्टर है और इसलिए इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यहाँ आ रहा है, तो एक तो ये जो चार्जेस हैं हमारे प्लेट्स के ऊपर, उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है यहाँ पे, जो कि ये इतनी है, ये इतनी है। और उसके अलावे जो इसके ऊपर जो चार्जेस आए हैं, जो इसके ऊपर चार्जेस अपीयर कर रहे हैं, टोटल चार्ज जीरो, न्यूट्रल है कंडक्टर, उसको लाके खाली रख दिया है, टोटल चार्ज जीरो। तो वो टोटल चार्ज जीरो अब रीडिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव उधर जा रहे हैं, नेगेटिव उधर आ रहे हैं। इसके कारण से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फील्ड जो है वो नीचे की तरफ होगा और वो दोनों मिलकर के जीरो होना है। तो इसलिए इस सरफेस पे चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेस of the sphere should produce E1 कह लीजिए, E1R which is equal to माइनस ई नॉट के कैप। ये चार्जेस को माइनस ई नॉट के कैप करना चाहिए, और ये जो प्लेट्स वाले चार्जेस हैं वो इतना कर ही रहे हैं, ये मिलकर के यहाँ पर जीरो होगा। और हमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है जो कि ऐसा करता है। हमने कई लेक्चर्स पहले ये प्रॉब्लम लिया था कि अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर हो, अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर कंडक्टर हो, ऐसा या कंडक्टर की ज़रूरत नहीं थी, अगर एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर और चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। ध्यान है आपको, इसको हमने ओरिजिन लेकर के, ये जेड एक्सिस लेकर के, और ये थीटा एंगल पर जो यहाँ पर हमारा छोटा सा एरिया एलिमेंट है इसके सरफेस पे, वहाँ जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। थीटा जब ज़ीरो होगा तो ये सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ये चार्ज डेंसिटी कम होगी, π/2 पर आकर के चार्ज डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, π/2 से जब थीटा बढ़ेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये हम लोगों ने हल किया हुआ है प्रॉब्लम, और इसके कारण अंदर का जो फील्ड है हमने देखा था कि वो यूनिफॉर्म है। इसके कारण जो अंदर का फील्ड है वो यूनिफॉर्म है ई इनसाइड, और वो था माइनस सिग्मा नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये था। तो अगर हम इसको ई नॉट लिख लें और इसके अनुसार यहां सिग्मा नॉट को लिख लें 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई नॉट। कौन सा ई नॉट? अब हम इस वाले ई नॉट की बात कर रहे हैं, ये ई नॉट। हम एक सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से। अगर हम ये सोचें कि इसके सरफेस पे सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कॉस थीटा, वेयर सिग्मा नॉट इज 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये चार्ज डेंसिटी अगर हो तो क्या करेगी? वो अगर हो तो अंदर में इतना फील्ड पैदा करेगी, सिग्मा नॉट को इतना अगर रख दिया तो ये बराबर माइनस ई नॉट के होगा। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस के ऊपर,
ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर सकता है। तो हमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया जिसके कारण से कि इस मेटल के अंदर में, इस कंडक्टर के अंदर में हर जगह पे जीरो फील्ड है। तो वो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया कि इसमें चार्जेस ऐसे अपीयर करने चाहिए। और अब हम यूनिकनेस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें टोटल चार्ज यहां पता है विच इज जीरो। हमें इस रीजन के अंदर में, ये रीजन की बाउंड्री हो गई, ये रीजन की बाउंड्री हो गई, ये रीजन की बाउंड्री हो गई, ये रीजन की बाउंड्री हो गई। मेरा रीजन ये है बिटवीन द कंडक्टर एंड द प्लेट्स, ये मेरा रीजन है। तो इसका एक ये सरफेस है, इसका एक ये सरफेस है और इसका एक ये सरफेस है। और इस रीजन के अंदर में जो चार्ज डेंसिटी है वो मुझे पता है। इस रीजन में एक यहाँ चार्ज डेंसिटी है, एक यहाँ चार्ज डेंसिटी आउटसाइड, मतलब इस सरफेस को छोड़ करके, वो हमें चार्ज डेंसिटी पता है, दी हुई है। तो और यहाँ पे एक टोटल चार्ज रखा हुआ है, कंडक्टर है उसका टोटल चार्ज पता है। तो अगर हमें बाहर की चार्ज डेंसिटी पता हो और कंडक्टर के ऊपर का टोटल चार्ज पता हो तो केवल एक ही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। उस Q का सिर्फ एक ही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन इस सरफेस पे हो सकता है जो कि अंदर में हर जगह पे फील्ड जीरो पैदा करे। और वो एक तो हमें पता चल गया, और चूंकि एक ही तरह से हो सकता है इसलिए यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ओके, फिर से एक बार आर्ग्यूमेंट रिपीट करता हूं। इस रीजन, एक कंडक्टर है जिसका टोटल चार्ज मुझे पता है, इसको एक रीजन में रखा गया है जिसके एक्सटर्नल चार्जेस मुझे पता है, बस इतना ही तो चाहिए। अब इसके ऊपर एक यूनिक तरीके से ही, एकमात्र एक तरीके से ही यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होने हैं ताकि यहाँ अंदर फील्ड जीरो हो सके। और एक तरीका हमने पता कर लिया, अगर हम इसके ऊपर कहें कि सिग्मा बराबर इतना, इस तरीके से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको टोटल करके आप इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये आप हमने किया हुआ है सब काम। तो एक सॉल्यूशन हमें पता चल गया कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं यहाँ पे। ये जो जीरो चार्ज है वो जीरो चार्ज इस तरह से यहाँ पर बटा हुआ है, इस तरह से पॉजिटिव इस साइड पे गया है, नेगेटिव उस साइड पे गया है। जो डेंसिटी है वो ऐसे कॉस थीटा के अनुसार वैरी कर रही है। और एक मिल गया तो काम ही बन गया, कि दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो दिस इज योर आंसर कि इसका जो दिस इज द solution, charge distribution. On the surface. ये तो भीतर की बात हो गई। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप सोचें तो अब तो पता है हमें, ये जो चार्जेस हैं सिग्मा नॉट कॉस थीटा, इसके कारण बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, ये एक डायपोल के बराबर है। इसका अपना एक डायपोल मोमेंट है। कितना डायपोल मोमेंट है, 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू सिग्मा नॉट, इतना इसका डायपोल मोमेंट है। तो उसके कारण बाहर कितने फील्ड होने हैं वो पता है, ये इसके प्लेट्स के कारण जो फील्ड है वो पता है। उनको आप जोड़ दीजिए तो बाहर का फील्ड भी पता चल जाएगा। और आप देखेंगे कि उसकी लाइंस अगर आप खींचेंगे तो कैसी लाइंस बनेंगी, यहाँ पे ये ऐसा जाकर के टर्मिनेट होंगी, ऐसा जाकर के टर्मिनेट होंगी, यहाँ से ये ऐसा निकलेंगी, और जो कुछ लाइंस हैं वो ऐसे होकर टेढ़ी होकर के ऐसी चली जाएंगी, इस तरह की लाइंस आ जाएंगी। तो ऐसे करके आप बाहर का फील्ड भी इससे लिख सकते हैं।